नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। जैसा कि सामान्य विज्ञान का हमारा क्लास चल रहा था, आज क्लास नंबर आज हमारा 4 है। हमने 3 क्लास पहले ले चुके हैं और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कराए गए हैं। आप जाके देख सकते हैं, आज का क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन के साथ मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। चलिए, आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें खास। इसका किन्हीं को या पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं या तो टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं पीसीएस फाउंडेशन। पहला सवाल है कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आप लोगों को मालूम होगा कि कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोला जाता है कवक के अध्ययन को। जानिए इसके बारे में कि कवक एक क्रिप्टोगेम्स पौधे हैं। कैसे है? क्रिप्टोगेम पौधे हैं जो मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। कवक के अध्ययन को ही माइकोलॉजी कहते हैं। कैसे क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को ही माइकोलॉजी कहते हैं। दूसरा सवाल है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है? जो कोशिका झिल्ली जो होती है वो किस प्रकार की होती है? तो कोशिका झिल्ली आप लोगों को कैसी होती है? पारगम होती है, अर्ध पारगम में होती है, कि अपारगम में होती है, कि मुक्त पारगम में होती है? तो कोशिका झिल्ली है ना भाई साहब, वो अर्ध पारगम में होती है। तो इसका व्याख्या है कि कोशिका की सबसे बाहरी परत है। क्या है? कैसी परत है? सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों के बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली जो है कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने आने देता है तथा अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देता है तथा अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक अर्धपारगम्य कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं? वर्णात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं। ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की सांद्रता जो है वो कम हो जाती है। तब ऑक्सीजन बाहर से कोशिका विसरण द्वारा अंदर चला जाता है। जब क्या होता है? कोशिका की सांद्रता कम हो जाती है तो वो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली आती है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन से जीवाणु की प्रजाति का विकास आनुवांशिक बदलाव के द्वारा प्राकृतिक पृथक कारण से होता है? निम्न में से कौन से जीवाणु की प्रजाति का विकास आनुवांशिक बदलाव के द्वारा प्राकृतिक पृथक्करण से होता है? तो क्या क्या हो जाएगा? किसके कारण होता है? तो आप ऑप्शन ए जो देख रहे हैं, स्यूडोमोनास के द्वारा पृथक्करण होता है। इसके बारे में जानते हैं। तेल भक्षक जीवाणु, तेल जो भक्षक जीवाणु है स्यूडोमोनास प्यूटिडा एक ऑक्सीकारक जीवाणु। कैसा है? स्यूडोमोनास प्यूटिडा एक ऑक्सीकारक जीवाणु है। स्यूडोमोनास का इसका अन्य सामान्य नाम है। स्यूडोमोनास इसका सामान्य नाम है। यह ग्राम ऋणात्मक छड़नुमा तंतुमय जीवाणु। कैसा है? ग्राम जो है ग्राम ऋणात्मक छड़नुमा तंतुमय जीवाणु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रंध्र को घेरने वाली दो रक्षा कोशिकाओं के आकार क्या होते हैं? जो रंध्र को जो घेरती है ना, तो रंध्र के घेरने वाली दो रक्षा कोशिकाओं के आकार क्या होते हैं? कैसे आकार होते हैं उसका? तो आकार जो होता है ना भाई साहब, वे वृक्क के आकार के होता है। कैसा होता है? वृक्क के आकार के होता है। गार्ड सेल, गार्ड सेल जो रक्षा कोशिका भित्तियां पत्तियां, गार्ड सेल रक्षा कोशिका, इसमें क्या है? गार्ड सेल क्या बोलते हैं? गार्ड मतलब अभी बोलते हैं होम गार्ड या गार्ड को लगाता है तो क्या बोलते हैं? गार्ड, उसको बोलते हैं गार्ड सेल यानी कि रक्षा कोशिका। और पत्तियां गार्ड सेल यानी रक्षा कोशिका पत्तियों में उपस्थित होती है या वृक्क वृक्क आकृति की होती है। अन्य रूप में डबल आकार, कोमा आकार है। ये चित्र एक बीजपत्री पादप में डबल आकार तथा द्विबीजपत्री में कैसा होता है? वृक्क की आकृति में सुरक्षा सेल उपस्थित होते हैं। ये परस्पर गैस आदान प्रदान की प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। ये क्या करते हैं? यह परस्पर गैस आदान प्रदान की प्रक्रिया को संभव बनाते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि च्युइंगम किससे बनता है? वो लोग चबाते हैं ना च्युइंगम,
मतलब फुलाते भी होंगे। च्युइंगम किससे बनता है? तो च्युइंगम जो है वो बनता है लेटेक्स से। च्युइंगम बनता है, किससे बनता है? लेटेक्स से च्युइंगम बनता है। लेटेक्स जलीय माध्यम में अस्थाई फैला हुआ, जो लेटेक्स जो है ना, वो जलीय माध्यम में अस्थाई फैला हुआ सूक्ष्म बहुलक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? जो जलीय माध्यम में अस्थाई फैला हुआ सूक्ष्म बहुलक पदार्थ है। यह प्रकृति में 10% पुष्पीय पौधों के दुधिया पदार्थ के रूप में पाया जाता है। जो प्रकृति में जो है ना 10% पुष्पीय पौधों के दुधिया पदार्थ के रूप में पाया जाता है। यह सामान्यतः पौधों के उत्तक से स्रावित होता है। कहाँ से यह स्रावित होता है? पौधों के उत्तक से यह स्रावित होता है। इसमें अगला सवाल है कि विटामिन बी 6 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? बताइए, विटामिन बी 6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर। ये जो होता है वो रक्त लापता होता है। कैसा कैसा होता है? रक्त लापता होता है विटामिन बी 6 की कमी से। इसके बारे में हम जानते हैं कि विटामिन बी 6 की कमी से रक्तपालकता होती है। विटामिन बी का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम क्या है? पैराडॉक्सिन है। रक्तलापता एक लाल रक्त कोशिकीय बीमारी है जहां लाल रुधिर कोशिकाओं का आकार अंडाकार से हंसिए की आकृति का हो जाता है। इससे हो जाता है ना, हंसिए की आकृति का हो जाता है में परिवर्तन। इसे को क्या बोलते हैं? सिकल सेल बोलते हैं। हंसिए की आकृति को क्या बोलते हैं? सिकल सेल। विटामिन बी 6 का क्या है? पैराडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। बी का पैराडॉक्सिन इसका जो है रासायनिक नाम है। अगला सवाल है कि एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन किस ग्रंथि के विकास को संतुलित तथा नियंत्रित करते हैं? एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन जो है किस ग्रंथि के विकास को संतुलित तथा नियंत्रित कर रखते हैं? तो किसका हो जाएगा इसका सही आंसर? ये जो है ना, ये स्तन ग्रंथि को विकास को संतुलित तथा नियंत्रित रखते हैं। स्तन ग्रंथि से मतलब स्तन ग्रंथि को विकास को संतुलित तथा नियंत्रित रखते हैं। स्तन ग्रंथि का विकास द्वितीयक यौन लक्षण है। स्तन ग्रंथि का जो विकास है ना, वो द्वितीयक यौन लक्षण है, जिसका विकास किशोरावस्था के समय होता है। जिसका विकास कब होता है? किशोरावस्था के समय होता है। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन स्तन ग्रंथि के विकास को संतुलित तथा नियंत्रित करते हैं। इसका क्या है? एस्ट्रोजन ग्रंथि का जो विकास को संतुलित तथा नियंत्रित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में कुल कितने कंकालीय पेशियां पाई जाती है? बताइए, हमारे शरीर में कुल कितने कंकालीय पेशियां पाई जाती है? हड्डी नहीं पूछा है ना, तो 206 देख मार दीजिएगा। हमारे को शरीर में कुल कितने कंकालीय पेशियां पाए जाते हैं? बताइए, कंकालीय पेशियां कितने पाई जाती है? तो यह पाया जाता है भाई साहब आपका कितना? ये पाया जाता है 700 कंकालीय पेशियां पाए जाते हैं। देखिए इसके बारे में कि यहाँ पर 700 कंकालीय पेशियां पाई जाती है। पेशीय एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है जो मेसोडर्म परत से उत्पन्न हुई है। कहाँ से उत्पन्न हुई है? मेसोडर्म परत से उत्पन्न हुई है। पेशियों में एक्टिन तथा मायोसिन नामक प्रोटीन उपस्थित होते हैं। पेशियों में एक्टिन तथा मायोसिन नामक प्रोटीन उपस्थित होते हैं जो इनके संकुचन व चलन में सहायक है। जो इनके संकुचन और चलन में कैसा सहायक है। मनुष्य शरीर में लगभग कितना 656 से 700 कंकालीय पेशी होते हैं। कितना से कितना होता है? 656 से 700 कंकालीय पेशी होता है। मानव शरीर में 3 प्रकार की पेशी ऊतक है। स्केलेटल पेशियां, विसरल पेशियां और कार्डिक पेशियां। कौन कौन है? स्केलेटल पेशियां, विसरल पेशियां तथा कार्डिक पेशियां। अगला सवाल है कि एंटीबॉडीज किसके द्वारा स्रावित होता है? एंटीबॉडीज जो होता है, एंटीबॉडीज वो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो होता है आपका लिम्फोसाइट के द्वारा यह स्रावित होता है। कौन? एंटीबॉडीज। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा कि एंटीबॉडीज का स्राव बी लिम्फोसाइट्स द्वारा होता है। एंटीबॉडीज का स्राव किससे होता है? बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। लिम्फोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है। जो लिम्फोसाइट है ना, जिसको लिम्फोसाइट्स ल्यूकोसाइट बोलते हैं, वो डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है जो कि प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। बाहरी कण जैसे जीवाणु, विषाणु या जीवाणु के शरीर में आने जाने से इन्हें एंटीजन कहा जाता है। जैसे कि बाहरी कण जैसे कि विषाणु या जीवाणु के शरीर में अपने आने या से जिन्हें एंटीजन कहा जाता है। ये कोशिकाएं एंटीबॉडीज का निर्माण करने लगती है। कुल ल्यूकोसाइट्स का
25 से 33% भाग लिम्फोसाइट्स है। जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है ना, तो कुल लिकोसाइट्स का 25 से 33% भाग लिम्फोसाइट्स है। क्या होगा यदि एक वस्तु को वायवीय प्रतिरोध क्या होगा कि अनुपस्थिति में ऊंचे से गिराया जाए। इसमें बोल रहा है कि क्या होगा यदि एक वस्तु को वायवीय प्रतिरोध की अनुपस्थिति में ऊंचाई से गिराया जाए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एक गति और त्वरण दोनों को बढ़ेगा। क्या होगा, गति और त्वरण दोनों बढ़ेगा। क्या होगा जब वस्तु को वायु प्रतिरोध की अनुपस्थिति में ऊंचाई से गिराया जाए, तो गति और त्वरण दोनों बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका है कि वस्तु की गुरुत्वीय त्वरण के अधीन नियत रूप से गिरती है तो इसकी गति क्या होगी, बढ़ेगी। एक वस्तु की जो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन नियत रूप से गिरती है तो इनकी गति बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अपमार्जक या सर्फ, जिसको आप लोग कपड़ा धोते हैं ना, सर्फ या डिटर्जेंट मिलने पर जल पृष्ठीय तनाव होगा। जैसे कि जब आप जल में मिलाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, सर्फ को, तो या उसका जल का पृष्ठीय तनाव क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तनीय होगा कि शून्य हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उसका जो पृष्ठीय तनाव है वो घटेगा। कैसे, क्या घटेगा। अपमार्जक या डिटर्जेंट जल के हाइड्रोजन बंध को कमजोर बना देता है। जो अपमार्जक आप डालते हैं पानी में तो हाइड्रोजन बंध को कमजोर बना देता है। इसीलिए जल का जो पृष्ठीय तनाव कम न्यून हो जाता है। जो जल का जो पृष्ठीय तनाव है वो कम न्यून हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर जो सवाल बोल रहा है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, किसने किया था। रेडियो एक्टिविटी का जो आविष्कार किया था वो किन्हें, कौन किए थे। तो रेडियो एक्टिविटी का जो आविष्कार किए थे वो बेकुरल साहब ने इनका आविष्कार किया था। जानते हैं कि अंटोइन हेनरी बेक्यूरेल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। सर्वप्रथम 1896 में इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज किया। कब की थी, 1896 में। यह खोज उन्हें जिन्होंने स्फुरदीप्त पदार्थों के अध्ययन के दौरान की थी। स्फुरदीप्त पदार्थों के अध्ययन के दौरान की थी। अगला सवाल है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड, जो तीसरे केमिस्ट्री में है, जो तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड होते हैं का सामान्य गुणधर्म क्या है। जो तीसरे और चौथे समूह के जो ऑक्साइड होते हैं उसका सामान्य गुणधर्म क्या है। उसका जो सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक है। उनका सामान्य जो क्या है, जो तीसरे और चौथे जो समूह में होते हैं उनका सामान्य गुणधर्म है बेसिक और एसिडिक होते हैं। आवर्त सारणी में तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। कैसा होता है, बेसिक और एसिडिक होता है। ये ऑक्साइड उभयधर्मी है। ये ऑक्साइड जो क्या है, उभयधर्मी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। बताइए, जो निम्नलिखित में से कौन सा है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो कौन हो जाएगा इसमें। इसमें जो आप देख रहे हैं पारा, आप देखते होंगे पारा, ये ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। कौन, पारा। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। धातुएं अधिकांशतः ठोस होती है, परंतु एक पारा एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है। जो क्या होता है, जो साधारण ताप जो होता है, आपका रूम का टेम्परेचर होता है, उस पर अवस्था में विद्यमान रहती है, द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है। दिए गए विकल्पों में जो है पारा जो है द्रव अवस्था में धातु होने के कारण ऊष्मा चालक है। चलिए अगला बात करें। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है। जो निम्न में से कौन है जो सबसे अधिक श्यानता है, तो कौन हो जाएगा इसमें। इसमें जो है ना, ये शहद का जो श्यानता है वो सबसे अधिक है। जानते हैं इसके बारे में। श्यानता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने विकृत करने का विरोध करता है। श्यानता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का प्रतिरोध करता है। इसीलिए जो शहद है वो ज्यादा, उसको श्यानता ज्यादा होती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात
लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण होता है। मतलब किसके कारण जो होता है कि लंबे समय तक अगर काम कीजिएगा आप, तो कठोर शारीरिक कार्य मतलब करते हैं हम लोग, तो उसके पश्चात क्या होता है, मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। किस कारण हमें मांसपेशियों में थकान अनुभव होता है, बताइए। ये जो हो जाएगा आपका कौन सा, ये आप जो है ना लैक्टिक एसिड का जो संचय हो जाता है, इसीलिए हम लोगों को पूरा थकावट जैसी लगने लगता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल संचय हो जाने से हमारे शरीर में थकान जैसा अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित ना होकर एक कलिक प्रक्रिया है, मतलब वो तुरंत नहीं होता है, लेकिन लंबी प्रक्रिया लंबी है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर थकान से राहत मिलती है। क्या होता है, मालिश कीजिए, शरीर की थकावट कम हो जाएगा। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है, क्या है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह क्या है, वह जो है वह एनिमल चारकोल है। क्या है, वह एनिमल चारकोल है। जो कच्ची चीनी को रंग विहीन हेतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, एनिमल चारकोल है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि एनिमल चारकोल क्या है। एनिमल चारकोल जंतु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में यह प्रयुक्त होता है। एनिमल चारकोल जो है ना जंतु चारकोल का उपयोग कार्बनिक पदार्थों के विरंजन में किया जाता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने में यह प्रयुक्त होता है। कच्ची चीनी को जो है रंग विहीन करने में यह प्रयुक्त होता है। अगला सवाल है कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक उपयोग करेंगे। अगर हम गेहूं की खेती आप करेंगे तो कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें जो है नाइट्रोजन का इसमें उपयोग करेंगे गेहूं की खेती के लिए। नाइट्रोजन पादपों का एक आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन जो है ना पादपों का एक आवश्यक तत्व है। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक परमावश्यक उर्वरक है। जो आवश्यक उर्वरक है कौन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ना पादपों का एक आवश्यक तत्व है। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक प्रमा आवश्यक, मतलब इतना आवश्यक है कि है गेहूं की उचित हरितिमा तथा उचित विकास के लिए नाइट्रोजन अपरिहार्य है, मतलब नाइट्रोजन चाहिए। अगला सवाल है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, जिसके प्रकाश की तीव्रता हम लोग मापते हैं ना, तो जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलता है लक्स मीटर। लक्स मीटर, प्रकाश की जो तीव्रता हम लोग नापने हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लक्सी मीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण है लक्सीमीटर है, जबकि कोलोरोमीटर एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है। जो कोलोरीमीटर है जो ना, ये प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ के द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। जो किसी को क्या है, को पदार्थ जितना अवशोषण रंग किया उसको मापने के लिए क्या है, कोलोरीमीटर है। और प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए लक्स मीटर है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। मतलब एक लड़की जो है ना झूला पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कि लड़के की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, कि अपरिवर्तित रहेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा। ये जो है ना इसका जो आवर्तकाल जो है वह कम हो जाएगा। खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर लोलक की प्रभावी लंबाई कम हो जाएगी और फलस्वरूप उसका प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रदोल जो आवर्तकाल है वह कम हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। मतलब जो अंतरिक्ष जो जाते हैं ना ऊपर में, वो निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि जो है वह गुरुत्व नहीं होता, गुरुत्व नहीं होता, वहां ग्रेविटेशन नहीं होता, इसीलिए क्या होता है, वो खड़ा नहीं हो सकते वहां। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय
और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना पड़ता है। क्या हो जाता है? उसके पेशियों में क्षय हो जाता है और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती है। अस्थि अगर घनत्व कम हो जाएगा ना आपका, तो अस्थियां कमजोर हो जाएगी। अब अगला सवाल है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। तो किसमें क्या होती है? जो नहीं होती ऐसा। ये जो है ना भाई साहब, ये संचलन और संवहन एवं विकिरण में यह नहीं होती है। क्या? संचलन और संवहन विकिरण में यह गर्म नहीं होती। क्या नहीं होती? थर्मल फ्लास्क में लंबे समय तक तरल या गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती, यानी संचलन और संवहन एवं विकिरण नहीं होती। थर्मल फ्लास्क में दो परतों के बीच वैक्यूम होने के कारण, थर्मल फ्लास्क में दो वैक्यूम होने के कारण संचालन, संवहन एवं विकिरण की क्रिया ऊष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। अगला सवाल है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र का है उसका कारण है। क्या कारण है इसका? इसका जो कारण है ना भाई साहब, क्या कारण है? इसका कारण है भूक्रोट के अंदर चक्रक धाराएं, जो भूमि के अंदर क्रोट में चल रही धाराएं, उसके कारण जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूक्रोट के अंदर चक्रक धाराएं। भूक्रोट के अंदर चक्र धाराओं का कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। जो उसके अंदर जो धाराएं चलती है ना, उसके चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इसी को भू चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भू चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? बताइए। इनमें से जो दिया ऑप्शन, चार ऑप्शन, उसमें पूछा है कि निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? कौन हो जाएगा अर्धचालक? ये जो है ना सिलिकॉन, आप जान रहे होंगे, ये अर्धचालक है। कैसा है? यह अर्धचालक है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक है। चालकों को चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इन्हें अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है ना, ये अर्धचालक है। अगला लास्ट सवाल है कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जो अगर न्यूक्लियर बम बनाता है ना वो लोग भाई साहब, वो किसका उपयोग किया जाता है न्यूक्लियर बम बनाने में? इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है यूरेनियम, जो है यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। किसको बनाने में? न्यूक्लियर बम बनाने में। नाभिकीय या परमाणु बम नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या इन दोनों प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं के सम्मिलन से बनाए जा सकते हैं। जो नाभिकीय परमाणु बम है ना, तो नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या इन दोनों प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं के सम्मेलन से बनाए जा सकते हैं। परमाणु बम में विस्फोटित होने के वाला पदार्थ यूरेनियम या प्लूटोनियम होता है। परमाणु बम में विस्फोटित होने वाला पदार्थ यूरेनियम या प्लूटोनियम होता है। चलिए, आज की कक्षा कैसी लगी बताइए जरूर, और इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, आपको और क्या चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट हमारा इंतजार करेंगे, तो उसी के अनुसार आपका सवाल हम सेट करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।